हेलो स्टूडेंट। तो अब तक हमने क्या देखा था? विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर तो देख लिया था। अक्ष पर कोई बिंदु है, उस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थी। हमने क्या देखा था? एक द्विध्रुव था और उसी के अक्ष पर कहीं पे एक बिंदु P माना था और उस पर क्या निकाला था हमने लास्ट क्लास में? हमने निकाला था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। तो आज हम देखेंगे है इसके बाद उसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है। और निरक्ष का मतलब उसके ये तो अक्ष हो गया। अब निरक्ष होगा इसके इस साइड में। निरक्ष मतलब इसके लंबवत दिशा में। अब हमने इसके अक्ष पर देखा था तो क्या आया था? देखो, अक्ष पे कैसे निकाला था? पहले इसके कारण निकाला, फिर इसके कारण निकाला था। तो इस प्रकार से हमने इसको हल करते करते पहले E1 आया था, फिर E2 आया था। और इसका जब फाइनल रिजल्ट आया, इनको दोनों को जोड़ा, तो यहाँ पे हमें मिला था 2 kp अपॉन में R क्यू। तो ये किसके कारण मिला था? विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान आता है, वो ये प्राप्त हुआ था। और इसकी दिशा किधर आई थी? इस दिशा में आई थी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। और इसका मान 1/R क्यू आया था। अब हम देखेंगे इसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निरक्ष के लिए फिर हम क्या करते हैं? अब अगली हेडिंग डालो और इसमें लिखो विद्युत द्विध्रुव के कारण। अगली हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव के कारण। विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु, यानी कि कोई निरक्ष पे कोई बिंदु होगा, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ देखने वाले हैं? निरक्ष पर। तो ये अपनी हेडिंग हो गई है। इसके बाद हम क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे और इसको देखते हैं कि प्रॉपर कैसे किया जाना चाहिए। तो देखो, अपने पास क्या है? यहाँ पे हमने एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया। यहाँ पे ये एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया है। एक आवेश है -Q और दूसरा आवेश है +Q। इसके मध्य में एक बिंदु हमने O मान लिया, ऐसे पहले भी माना था। इसके बीच की दूरी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? पहले D माना था, तो डी ई अब मान लेते हैं। हमने D मान लिया। अब अब हमें क्या करना होगा? देखो, हमें चाहिए इसके किसी निरक्ष पे चाहिए। और ये और ध्यान रखना, हम क्या कर रहे हैं? निरक्ष पे देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निरक्ष पे कोई बिंदु देख रहे हैं, निरक्ष पे। ये क्वेश्चन अथवा में ऐसे भी आ सकता है, या तो निरक्ष दे दे या फिर लंबवत अक्ष दे दे। तो एक ही बात है, लंबवत अक्ष, ये भी लिख लेना। लंबवत अक्ष पर दे दे या विषुवत रेखा पे दे दे। या कैसे दे दे? विषुवत रेखा पर। तो उन तीनों का ही मतलब क्या होगा? एक ही होगा। तो हमें क्या निकालना है? निरक्ष दे दे तो भी इसके निरक्ष पे ये निरक्ष होता है, ये वाला अक्ष हो जाएगा और ये वाला निरक्ष हो जाएगा। या लंबवत अक्ष दे दे तो भी वही बात है, और या विषुवत रेखा दे दे तो भी वही बात है। तो अब हम क्या करेंगे? इसके निरक्ष पे, ये अपने पास निरक्ष हो गया, ये वाला, ये वाला अपने पास कोई एक निरक्ष हो जाएगा। ये निरक्ष हो गया। अब हमें क्या करना है? यहां से कोई बिंदु P माना, किसी बिंदु P माना, और इस पे हम क्या करेंगे? ये निरक्ष पे स्थित है, तो इस बिंदु P पे हम विद्युत क्षेत्र की क्या निकालने वाले हैं? तीव्रता निकालने वाले हैं। हमने क्या माना? एक विद्युत द्विध्रुव माना, जिसको हमने क्या किया है? -Q। तो इसको नाम दे देते हैं, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। तो बिंदु A और B पे क्या है? A पे -Q आवेश है और B पे क्या है? +Q आवेश। अब हमें क्या है? हमने एक पॉइंट माना है, जो कि कहाँ पे माना है? निरक्ष पे। पहले वाले डेरिवेशन में हमने कहाँ पे माना था? अक्ष पे माना था। अब की बार हम कहाँ देख रहे हैं? निरक्ष पे देख रहे हैं, ऊपर की दिशा में। चाहे तो हम नीचे की दिशा में देख सकते हैं, बात एक ही है। तो अब देखो, हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने निरक्ष पे देख लिया। अब मान लेते हैं कि ये निरक्ष इसकी
बीच की दूरी r है मध्य बिंदु से, और इसके यहाँ तक की दूरी क्या है, r है। तो हमने ये दूरी r मान ली है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं मैं, इसको मिटा के। तो ये दूरी क्या मानी है, r है। तो ये बिंदु P है अपना, और यहाँ तक की दूरी क्या है, r है अपनी। यहाँ तक की दूरी r हो जाएगी। तो ये दूरी r हो गई। अब हमें इस बिंदु पे क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो तीव्रता के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं कि हमने एक द्विध्रुव आघूर्ण है, उसके ए बिंदु पे इतना आवेश है, बी पे इतना आवेश है, मध्य में ओ है, इनके बीच की दूरी डी है, और इसके लंबवत अक्ष पे क्या है, कोई बिंदु पी है। ये बात हम लिख लेते हैं। तो इसमें लिखिए, इसमें लिखो, एक द्विध्रुव, एक द्विध्रुव में ए तथा बी बिंदुओं पर, ए तथा बी बिंदुओं पर माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश उपस्थित हैं, प्लस क्यू आवेश उपस्थित हैं, उपस्थित हैं। अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इन आवेशों के बीच की दूरी क्या है, तथा इन आवेशों के, इन आवेशों के बीच की दूरी डी है। क्या मानिए, बीच की दूरी क्या है इनके आवेशों के, डी मान लिया। तो हमने डी मान लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इसमें, लिखो आगे, द्विध्रुव के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ओ से लंबवत अक्ष, ओ से लंबवत अक्ष द्विध्रुव का, द्विध्रुव का निरक्ष होगा, निरक्ष है। तो क्या हो रहा है, देखो अब हमने क्या लिखा है यहाँ तक, हमने देखा कि ये लिख दिया, ए पर माइनस क्यू आवेश है और बी पे प्लस क्यू आवेश है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी डी है। हमने ये दोनों दोनों के बीच की दूरी डी मान लिया। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से लंबवत अक्ष क्या कहलाएगा, इसका द्विध्रुव का निरक्ष। तो इसके लंबवत अक्ष यही होगा, इसका लंबवत अक्ष क्या होगा, ये वाला ही होगा। और ये लंबवत अक्ष क्या है, इस पे कौन सा बिंदु है, इस लंबवत अक्ष पे बिंदु पी स्थित है। तो इस पे बिंदु पी लिख देते हैं। चलो इस पे लंबवत का भी साइन बना देते हैं, ये क्या है, इसके लंबवत है। तो यहां तक हमने लिख लिया। इसके बाद लिखो, निरक्ष है जिस पर ओ से आर दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, एक बिंदु पी स्थित है। बिंदु पी पर, बिंदु पी स्थित है, बिंदु पी पर विद्युत द्विध्रुव, बिंदु पी पर विद्युत द्विध्रुव के कारण, के कारण क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। तो अब हमें क्या करना है, बिंदु पी पे क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस बिंदु पे। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे कि सर पहले जैसा ही काम कर देते हैं। कैसे करेंगे, पहले हम क्या किया था कि जब यहाँ पे था तो हमने सबसे पहले इस बिंदु के कारण निकाली थी, फिर इस बिंदु के कारण निकाली और जोड़ी थी। की बार भी वही सिमिलर, ऐसा ही करने वाले हैं, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है इसमें कि किस प्रकार से उनका योग होगा, कि दिशा किधर से किधर आएगी, और प्रॉपर देखना है। तो इसमें अब देखिए, इसमें अपने पास अब लिखिए, इसमें यहाँ पे अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिंदु पी पर क्या कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं परीक्षण आवेश की।
यहाँ पे और लिखना है बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट की कल्पना करते हैं। कल्पना करते हैं। तो यहाँ पे कल्पना कर ली। अब हम क्या करेंगे? अब बारी बारी से बिंदु ए पे जो आवेश है उसके कारण निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, बिंदु बी पे जो आवेश है उसके कारण हम निकाल लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो, अपने पास अब इसमें लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, बिंदु ए पर उपस्थित, सेम ऐसा ही पहले किया था, ए पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो कितनी आएगी तीव्रता। E1 है तो ऐसे लिख देते हैं इसको, तीव्रता E1 है तो, E1 है तो क्या हो जाएगा, E1 कितना आएगा देखो, E1 बराबर, सदिश रूप में लिख दूं मैं इसको। देखो, ध्यान से देखना, हमने किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे लिखते थे? इस बिंदु के कारण अगर Q आवेश है तो कैसे लिखते थे? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या होता था, जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं उसके बीच की दूरी होती थी, और क्यू क्या होता था, ये आवेश होता था। इसको बोलते हैं सोर्स, स्रोत चार्ज आवेश, स्रोत आवेश, जहां से आवेश है। और एक होता है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश मतलब जिस पर लगा रहे हैं, जिस पर टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करते थे, हम लिखते थे पहले के फिर क्यू आवेश। अब किस आवेश के कारण प्राप्त हो रहा है, किस कारण हो रहा है, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब आर यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये आर क्या थी, उन जिस बिंदु पे निकाल रहे हैं उस बिंदु और जिस आवेश के कारण निकाल रहे हैं उनके बीच की दूरी होती है। तो इस दूरी को हम देखते हैं, चित्र की ज्यामिति से देखते हैं कितनी है। तो देखो, अपने पास ये दूरी कौन सी है, हम बिंदु पी पे निकाल रहे हैं, हम बिंदु पी पे निकाल रहे हैं, कहां से, ए के कारण, तो हमें ये दूरी चाहिएगी। तो हम इसको मिला देते हैं, ये दूरी हमारे पास हो जाएगी, इसको मिला दिया हमने, तो ये दूरी हो गई। ये दूरी क्या बन गई, एपी। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको एपी लिख दूंगा। तो क्या दूरी हो गई, एपी का स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला हो गया। अब हमें सदिश रूप में लिखा है, तो हमें इसकी दिशा चाहिए। तो दिशा देखो कहाँ पे आएगी, देखो हम दिशा कैसे लिखते थे, यहाँ पे क्या माना है हमने, परीक्षण आवेश Q0, हमने क्या माना है यहाँ पे, Q0 माना है। तो एक बात बताओ, नीचे माइनस है, माइनस वाला आवेश है, और ऊपर प्लस चार्ज वाला आवेश है, तो ये आवेश क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा? यह आवेश विपरीत आवेश है, इस पे ऋणात्मक है, इस पे धनात्मक है, तो यह आवेश इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। तो इसका मतलब इसके बल की दिशा भी इधर होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर हो जाएगी। तो हम इधर दिशा में क्या मिलेगा हमें, इधर दिशा में हमें मिल जाएगा ये E1। क्या मिलेगा, E1 मिल गया। तो हमारे नीचे की इसकी इस दिशा में क्या मिलेगा, E1 विद्युत क्षेत्र मिलेगा। तो अभी ये लिख देते हैं, इसकी दिशा किधर से किधर आई है, इसकी दिशा आई है पी से किसकी दिशा में, ए की तरफ। तो ये लिख देते हैं, इसकी दिशा हो गई अपने पास पी से ए की तरफ। अब मैं इसका केवल परिमाण काम में ले लेता हूं, क्योंकि दिशा को हम खुद से देखेंगे, जो भी क्षैतिज दिशा, लंबवत दिशा, जितनी भी दिशाएं हम उनको अलग अलग देख लेंगे, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इनका केवल परिमाण काम में ले रहा हूँ। तो E1 कितना आ गया, परिमाण में ऋणात्मक चिन्ह को काम में नहीं लेते, एपी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अदिश रूप, अदिश रूप ऑब्लिक में परिमाण, परिमाण में ऋणात्मक चिन्ह
ऋणात्मक चिन्ह काम में ऋणात्मक चिन्ह नहीं होगा, काम में नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। तो ये बात हमने क्या कर दिया, लिख दिया है कि अपने पास जो भी आवेश है उसमें ऋणात्मक चिन्ह हम नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम केवल परिमाण देख रहे हैं। हम जिस इसका इस दिशा में परिमाण देख लिया, फिर हम इसको खुद से दिशा बता के कि भाई इस दिशा में है, सारी वैल्यू को उधर एक तरफ से बाद में इनका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अपने पास ये आ गया। इसको समीकरण एक दे दे, इसको समीकरण नंबर एक दे देते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार हम किसके कारण निकालेंगे अब, बिंदु बी पे, इसी प्रकार बिंदु बी पर उपस्थित आवेश प्लस क्यू के कारण, के कारण बिंदु पी पर विद्युत, शॉर्ट में लिख देता हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो अब देखो E2 किधर मिलेगी, पहले E2 सदिश मान लेते हैं, के कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू अपॉन में आर क्यू। अब दूरी बताओ, आर क्यू मतलब दूरी इसमें कौन सी हो जाएगी, बिंदु बी पे ये आवेश है, प्लस क्यू तो इसकी और इसके बीच की दूरी ये होगी, तो ये दूरी कौन सी हो जाएगी, बी की दूरी होगी। अब इसको हम मिला देते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास ये दूरी हो गई, ये दूरी आ गई। इसको अच्छे से स्केल की सहायता से मिला लेना और प्रॉपर स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तो यहाँ पे मिल गई। अब देखो इसकी दिशा भी बता देते हैं अभी, इस पे धनावेश है, इस पे भी धनावेश है। अब दोनों धनावेश है तो ये धनावेश क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करके किधर भेजेगा, अपने ही अक्ष के इस दिशा में भेजेगा। ऐसा है कि इसको इधर भेज दे ना, क्यों, क्योंकि ये आवेश क्या होते हैं, कूलम्बन जो बल लगते हैं वो अक्षीय दिशा में लगते हैं। मतलब जिस दिशा में दो आवेश हैं उसको या तो इधर भेज सकता है या फिर इधर भेज सकता है। तो इनकी ये विशेष प्रॉपर्टी भी होती है कि कूलम्बियन बल अपने अक्ष की दिशा में ही लगते हैं। तो इसको किस दिशा में भेजेगा, इसको भेज देगा अपने अक्ष के सीध में, इस दिशा में। तो इसको ड्रा कर देते हैं इस दिशा में, ये हो गया अपने पास E2 मिल गया। और कितना मिल गया, E2। ध्यान रखना ये किसकी दिशा में है, बराबर इसकी दिशा में है प्रॉपर। तो अपने पास E1 आ गया और E2 आ गया, वे लिख लेते हैं। यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगी, BP हो जाएगी। तो देखो नीचे, यहाँ पे नीचे लिखते हैं, इसमें दूरी क्या हो जाएगी, BP का स्क्वायर। और इसकी दिशा किधर हो जाएगी, दिशा हो जाएगी अपने, इसकी दिशा हो जाएगी, किधर हो जाएगी, प्रतिकर्षण था तो ये ऊपर की दिशा में था, तो मतलब बी से पी की दिशा में। तो इसकी दिशा आ गई बी से पी की दिशा में, पी की दिशा में। तो यहां से हमने इतना समझ लिया कि अपने पास दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र जो लग रहे थे उसकी तीव्रताएं कितनी आई थी, इसको परिमाण में लिख देता हूं मैं, E2 के क्यू अपॉन में पीपी का स्क्वायर। और इसको क्या कर देते हैं, एक समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो हमने दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकाल ली, और ऐसा ही पहले भी किया था। अब हमें क्या चाहिए, इनके ये मान ज्ञात करना है, ये मान हमें रख देने और इनको निकालना है। तो सबसे पहले अब हमें क्या देखना है, इनके मान के लिए चित्र पे ध्यान देते हैं। चित्र को देखो, चित्र पे देखो, ये लंबवत अक्ष है तो यहाँ पे 90 होगा, इस तरफ भी 90 होगा। हमने क्या माना है, ये दूरी क्या है, बिंदु O कहाँ पे है, मध्य में, और पूरी दूरी क्या है, D है। तो कोई मुझे बता सकता है ये दूरी कितनी होगी, कि सर ये दूरी आधी होगी इसके, तो इसको मैं कह देता हूँ D/2। इसी प्रकार से इधर साइड वाली भी दूरी आधी हो जाएगी, कितनी होगी, D/2। तो यहाँ से हमें ये मिल गया। अब ये दूरी मैंने ऊपर वाली मान रखी है, कितनी मान रखी है, R। कितनी मानी है, R।
और ये दूरी हमें पता है। तो अपने पास एक त्रिभुज ऐसा मिल गया कि इसमें ये दूरी d/2 है, ये r है। क्या मैं इसको निकाल सकता हूँ? कि सर निकाल सकते हैं, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलो ऐसे ही करते हैं। त्रिभुज ले लेते हैं ये वाला, और इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। तो इसमें इसमें लिखते हैं हम, चित्र की ज्यामिति से, चित्र की ज्यामिति से कौन सा त्रिभुज लें? त्रिभुज ले लेते हैं हम ए ओ पी व बी ओ पी में पाइथागोरस प्रमेय से। देखो क्या किया है हमने। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? अपने पास त्रिभुज क्या लिए हैं? ए ओ पी। तो त्रिभुज ये सही है, एक ये ले लिया और एक है ये त्रिभुज। ये वाला क्यों लिया? क्योंकि इसमें ये दूरी भी हमें ज्ञात करनी है, ये वाली, और इसमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो दोनों त्रिभुज हमने काम में ले लिए। तो अब क्या हो जाएगा देखो, मैं कहता हूँ ये कर्ण है, ये भी कर्ण है। तो ये आधार हो गया, दोनों में आधार समान है। और कर्ण लंब क्या है? दोनों में समान है। तो ये क्या है? कर्ण। तो अब मुझे कर्ण निकालना है, तो कर्ण का ये फॉर्मूला मैं लिख दूं। कर्ण बराबर रूट स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ये पढ़ा होगा 10th क्लास में कि कर्ण का स्क्वायर करेंगे, मैंने इसको अंडर रूट में बदल दिया, और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये ध्यान से देखना है। तो मैं यही बात लिख रहा हूँ कि कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? अपने पास कर्ण निकल के आ गया। अब देखो, अब अपने पास क्या था? लंब तो क्या था? ये आधार तो था d/2, और लंब क्या था? r। और हम क्या निकाल रहे थे? ये कर्ण निकाल रहे थे। ऐसा ही था, ये कर्ण था, और ये अपने पास आधार था, और ये लंब था, और ये 90 डिग्री। थीटा यहाँ पे माना है। क्या माना है? थीटा यहाँ पे माना है। तो हम पहले निकाल लेते हैं कर्ण। कर्ण आ जाएगा अपना, इसमें एपी था, तो अपने पास एपी कितना आएगा? एपी। और इसी प्रकार से ये वाला भी कर्ण है, वो भी सेम आएगा, ये भी d/2 है। तो एपी या बीपी बराबर आ जाएगा किसके? लंब स्क्वायर, लंब क्या है? लंब है अपना आर। तो इसका लंब का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आधार कितना है? d/2 का स्क्वायर। तो मैं कह देता हूं कि एपी और बीपी ये बराबर आ गया अपने पास आर स्क्वायर प्लस में d²/4। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 3। इसको समीकरण नंबर कितना दे दिया? 3 दे दिया। तो इस समीकरण में हमने देख लिया कि अपने पास हमने दोनों जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं में जो दूरी वाले मान हैं, बीपी एपी, दोनों के मान हमने निकाल लिए। और वो निकाल के किस में निकाले? आर के पदों में। आर क्या है? लंबवत दूरी, जो भी अपना विद्युत क्षेत्र है उसके निरक्ष की लंबाई है। तो इसके क्या करेंगे? अब इसके मान हम वहां पे रख देते हैं। तो अब लिखो, समीकरण समीकरण 3 से मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर तो क्या आ जाएगा? देखो, एपी और बीपी के मान रखेंगे, इसमें रखेंगे तो के क्यू अपॉन में एपी स्क्वायर, और नीचे के क्यू अपॉन में एपी बीपी स्क्वायर। तो E1 आ गया अपना के क्यू अपॉन में एपी। एपी का मान कितना है? एपी का मान है r² प्लस d²/4। इसका क्या करना है? पीछे स्क्वायर, r² d²/4 का स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास के क्यू अपॉन में r² प्लस में d²/4। तो ये E1 मिल गया। तो हमने किसका मान रखा? एपी का मान रख दिया। किसका मान रखा? एपी का। अगर मैं इसी प्रकार से E2 में बीपी का मान रखूंगा तो वो भी कितना मिलेगा? इसी प्रकार से मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसी प्रकार। क्या करना है? बीपी E2 निकालना है, तो वो भी कितना मिलेगा? के क्यू अपॉन में
आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर बाई 4 मिलेगा। इसको समीकरण नंबर क्या दे देते हैं? इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 4। समीकरण नंबर क्या दे देते हैं इसको? 4 दे देते हैं और उसको 5। तो इसको लिख देते हैं 4 और इसको समीकरण 5। तो अपने पास ये दोनों समीकरण आ गए और यहाँ से हमने क्या कर लिया, उनके परिमाण निकाल लिए। दिशा अभी नहीं निकाली है। दिशा क्यों नहीं निकाली? एक की दिशा नीचे है और एक की दिशा इधर है, तो इसके परिणामी की दिशा अभी नहीं ज्ञात हुई है। हमें केवल क्या ज्ञात हुआ है? हमें केवल उनके परिमाण ज्ञात हुए हैं। और परिमाण हमने देख रहे हैं कि 4 और 5 क्या बता रहे हैं कि दोनों परिमाण एक जैसे ही हैं। दोनों परिमाण क्या हैं? एक जैसे हैं। तो ये समीकरण से हम लिख देते हैं, अ, इसमें लिखते हैं समीकरण 4। इसको ब्लू कलर से लिखना है। समीकरण 4 व 5 से स्पष्ट है कि द्विध्रुव के दोनों द्विध्रुव के दोनों आवेशों के कारण दोनों आवेशों के कारण निरक्ष बिंदु पर निरक्ष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं परिमाण में क्या है? समान। तीव्रताएं परिमाण में समान है। तो हमने ये देख लिया कि तीव्रताएं दोनों कैसी आ रही हैं? तीव्रताएं क्या आ रही हैं? दोनों परिमाण में समान आई है। ये कौन किसने बताया? ये बताया है हमें समीकरण 4 ने बताया है और समीकरण 5 ने। ये कैसे आए थे? हमने क्या किए, एपी और बीपी के मान किस में रखे थे? जो इनके सूत्र निकल के आए थे उसमें रखे। तो दोनों मान कैसे आए हैं? अदिश रूप, मतलब इसके परिमाण में ये समान आए हैं। तो यहाँ से हमने ये देख लिया कि ये परिमाण में समान है, लेकिन अभी भी दिशा कैसी थी? एक की दिशा तो इधर थी और एक की दिशा इस तरफ थी। तो इसके परिणामी की दिशा के लिए भी अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। तो अब देखो क्या करते हैं। इसकी परिणामी की दिशा और इसका कुल परिणामी का कितना परिमाण मिलेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो वो निकालेंगे अब। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें एक कुछ ज्यामिति में आ, एक बदलाव करते हैं। तो बदलाव नहीं, थोड़ा सा इसमें रचना करेंगे। क्या करेंगे? मैं यहाँ पे एक अपना जो ए बी बिंदु है, ये वाला, इसके समांतर एक ऐसे करके एक समांतर लाइन रेखा खींच रहा हूँ। ठीक है। तो मैं इसको इसके समांतर एक रेखा खींच रहा हूँ। ये खींच दिया। इससे कोई दिक्कत? खींच खींच सकते हैं, ऐसे समांतर खींच सकते हैं। थोड़ा सा समांतर नहीं हुआ है, इसको समांतर में खींच देता हूँ। तो अब इस समांतर से हम क्या देखेंगे कि इसके साथ जो भी बाकी की भौतिक राशि जो बच गई है, इसकी दिशा किधर होगी वो हम यहाँ से इससे निकाल पाएंगे। तो मैंने ये समांतर खींच दिया। अब मैं मान लेता हूँ कि ये बीच का कोण इसका थीटा है। ये कोण क्या माना है मैंने? ये कोण मैंने मान लिया कि इसके साथ ये कोण क्या है? थीटा है। सही है, थीटा है। अब देखो मैं तुम्हें लिखने से पहले समझा देता हूँ कि बाकी के कोण कैसे कैसे होंगे। अपने पास ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, और ये भुजा जो नीचे वाली है वो इसके बराबर है, और ये भुजा फिर आपस में दोनों कैसे हो जाएंगी? बराबर। क्यों? नीचे के आधार और ऊंचाई बराबर है, तो ये लंबाई और ये लंबाई आपस में बराबर होगी। तो इन दोनों त्रिभुजों में आम जब दो भुजाएं समान होती है ना, तो उनके आमने सामने के बने कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। उन भुजाओं के आमने सामने के बने कोण कैसे होते हैं? समान। जब मैंने इस भुजा के सामने कौन सा कोण बन रहा है? ये वाला थीटा बन रहा है। तो इस भुजा के सामने भी जो कोण बनेगा वो भी कितना ही होगा? थीटा होगा। तो इसको भी मैं क्या मानूंगा? थीटा ही आएगा। तो मैंने इसको भी क्या ले लिया? थीटा ले लिया। अब देखो, यहाँ पे मैंने ये क्या किया था? समांतर खींचा था। तो ये आपस में समांतर है। और ये देखना, ये कोण कैसा है? इसको क्या कोण बोलते हैं?
समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये जेड की आकृति वाले कोण बने होते हैं उसको क्या कहते हैं? एकांतर कोण पढ़ा होगा 10th क्लास में, 10th में या 9th में पढ़ा होगा। तो ये कोण क्या है? एकांतर कोण। तो ये कोण जब थीटा है तो ये कोण कौन सा आएगा? ये भी क्या आएगा? थीटा आएगा। तो मैं इसको अभी लिख देता हूँ थीटा। समझ में तो आ गया होगा। इसको मैं क्या लिख दूंगा? थीटा। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि ये कैसे हैं? जेड की आकृति वाले कोण है। मैं इसको पीछे लिख दूंगा पर समझा अभी दिया है। तो ये कोण क्या हो गया? थीटा। अब एक बात सोचो, ये कोण क्या है? थीटा। इधर से देखा जाए तो ये कोण थीटा है। ये दोनों समांतर रेखा हैं और ये रेखा इसको काट रही है। और जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण क्या होते हैं? ये कोण आपस में संगत कोण होते हैं। दो रेखा ऐसे समांतर हैं, उनको कोई तिर्यक रेखा काटे तो उनके एक ही ओर बने कोण क्या कहलाते हैं? संगत कोण। जब ये पहले से थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। तो इसको भी मैं क्या मान सकता हूँ? थीटा ही मान सकता हूँ। उसका कारण क्या हुआ? कारण हुआ है कि ये कैसे हैं? संगत कोण। ये दोनों समांतर रेखा खींची, ये कोण पहले से थीटा आ गया तो ये भी थीटा होगा। उसका कारण क्या है? ये कैसे कोण है? संगत कोण। तो ये थीटा हो गया। और ये किस वजह से थीटा आया था? ये थीटा इस वजह से आया, ये कौन सा कोण है? एकांतर कोण। तो मेरे पास दोनों कोणों को मैंने निकाल लिया है। तो मैं ऊपर वाला ये कोण भी क्या मान लेता हूँ अब? थीटा ही मान लेता हूँ। तो अपने पास इसकी ज्यामिति कैसे कैसे माने हैं इसको भी लिख लेते हैं। तो इसमें नीचे लिखे अब अब बिंदु बिंदु P पर, अब क्या करेंगे? बिंदु P पर AB के समांतर समांतर A डैश B डैश रेखा खींचते हैं, रेखा खींचते हैं। तो मैंने क्या किया है? A डैश B डैश रेखा खींची है तो मैं इसको नाम दे देता हूँ। समांतर कौन सी रेखा खींची है? A डैश B डैश। और पहले क्या थी? A भी था तो मैंने A की तरफ A डैश और B की तरफ B डैश कह दिया। तो चलो साहब A डैश B डैश खींच दिया हमने। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या होगा। तो अब क्या हो जाएगा? ए बी रेखा किसके समांतर है? ए डैश बी डैश के। सही है। अपने पास ए डैश और बी डैश दोनों कैसे हैं? समांतर। किससे? रचना से। तो अब क्या हो जाएगा? इसलिए कौन ओ, अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। अब मैं चलो यहाँ पे चित्र बना देता हूँ। ये क्या है? यहाँ पे था ए, यहाँ पे बी। तो ये जो कौन थीटा है, ये कौन थीटा आ गया। तो ये ए पी बिंदु यहाँ पे है और यहाँ पे ए डैश। तो कौन, और यहाँ पे क्या था अपने पास? यहाँ पे लंब डाल के यहाँ पे ओ बिंदु था। तो कौन ओ ए पी, ये वाला कौन कितना है? चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो कौन ए डैश पी ए, तो ये वाला कौन किसके बराबर होगा? ये वाला कौन किसके बराबर होगा? ये कौन होगा इसके बराबर। तो इसको मैं लिख देता हूँ। कौन पी ए ओ कितना होगा? थीटा। क्यों? कारण क्या है? एकांतर कोण। कारण क्या है? इसका कारण क्या है? एकांतर कोण है। सही समझ में आ रहा है? एकांतर कोण की वजह से ये कितने कोण आ गए? थीटा आ गया। तथा अब देखो दूसरा समांतर रेखा और संगत कोण वाला था ना एक और। दूसरा था अपने पास, ये था, ऐसे था। यहाँ पे बिंदु बी था और यहाँ पे थीटा था। तो ये भी कोण कैसा होगा? थीटा। यहाँ पे बिंदु पी है और यहाँ पे ए डैश है और इसको मान लेता हूं मैं जेड। इसको क्या मान लेता हूँ? जेड। चलो ये ऊपर भी लिख देते हैं, इसको जेड बिंदु मान लेते हैं। इस बिंदु को क्या मान लेते हैं? जेड। और ये अपने पास E2 मिला था, ध्यान रखना ये पहले E1 मिला था नीचे। तो अब हम क्या लिखेंगे? तथा, अब इस कोण के बारे में लिखेंगे। देखो इस कोण के बारे में, तथा ए डैश पी जेड बराबर किसके आएगा? कोण यहाँ पे ओ था, ओ बिंदु,
ओ बी पी, किसके कारण क्यों आया ऐसा, ये कितना आएगा थीटा, इसका कारण क्या है, संगत कोण, क्या है, ये संगत कोण की वजह से ये आ गए। अब अपने पास यहाँ पे संगत कोण से हमने क्या निकाल लिया, इनके बस कोण निकाल लिए। यहाँ पे हमने एक बात गौर की होगी कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उनकी दिशाएं किधर मिली है। एक तो मिला है अपने पास E1 की दिशा मिली है अपने पास इस दिशा में, और जो E2 है उसकी दिशा किधर मिली है, ऊपर की दिशा में। ये ना तो प्रॉपर क्षैतिज दिशा में, ना प्रॉपर किस दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में, ना लंबा दिशा में, ना क्षैतिज दिशा में। तो हमें 11वीं क्लास में हमने ऐसी ऐसी भौतिक राशियां जिनकी दिशा प्रॉपर दिशा में नहीं है, क्षैतिज या लंबा, तो उनको कैसे हल करते थे। उनको हल करने का एक तरीका होता था कि उनको घटकों में निकाल लेते थे, उनके क्षैतिज घटक निकालते थे, फिर ऊर्ध्वाधर घटक निकालते थे, और क्षैतिज घटकों का हल एक तरफ कर लेते थे और ऊर्ध्वाधर घटकों को एक तरफ अलग से जोड़ लेते थे। तो अब हम उसी तरीके को काम में लेंगे। E1 और E2 के क्या निकालेंगे यहाँ पे, क्षैतिज घटक और लंबवत घटक। तो अब नीचे लिखिए, अब लिखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के घटक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के घटक। तो घटक में हम सबसे पहले कौन सा देख लेते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्षैतिज घटक। कौन से, क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक में अब हम देखते हैं, चलते हैं अपनी ज्यामिति पे। तो यहाँ पे ध्यान देना कि किस दिशा में आएगा ये क्षैतिज घटक। देखो अपने पास E1 है इस दिशा में, तो मैं जब क्षैतिज घटक इसका निकालूंगा, थीटा इधर है, तो इसका क्षैतिज घटक किधर आएगा, इस दिशा में। तो इसका क्षैतिज घटक तो आएगा इस दिशा में, और ऊपर जो E2 है उसका क्षैतिज घटक इस दिशा, इस पे आएगा, और दिशा किधर हो जाएगी, उसकी दिशा हो जाएगी इधर। तो यहाँ पे क्षैतिज घटक कितना बन गया, अब मैं कह दूं इसका क्षैतिज घटक क्या आता है, E2 cos थीटा, कितना आएगा E2 cos थीटा, और E1 वाले का क्षैतिज घटक E1 cos थीटा। तो ये समझ में आ गया। घटक निकालना मैंने 11वीं क्लास में भी बताया था कि जिस तरफ थीटा बनता है, देखो जैसे अपने पास ये है और यहाँ पे थीटा है, इसका घटक इस पे निकालेंगे, तो इसका मान E1 है, तो थीटा की दिशा में cos आ जाता है, तो E1 cos थीटा। अगर मुझे इसका लंबवत चाहिए था तो मैं E1 sin थीटा कर देता, क्यों, ये थीटा है, इधर थीटा नहीं है, इधर 90 माइनस थीटा बनेगा, तो इसकी जगह साइन की जगह क्या आएगा, cos आएगा। तो अपने पास यहाँ पे क्या बन गए, यहाँ पे इनके क्षैतिज घटक क्या क्या आ गए, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। अब ये तो क्षैतिज घटक हो जाएंगे, इनको लिख लेते हैं, फिर हम लिखेंगे इसके ऊर्ध्वाधर घटक। तो यहाँ पे लिखिए क्षैतिज घटक E1 व E2 के, E1 व E2 के क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक क्या होंगे, E1 cos थीटा व E2 cos थीटा होंगे। अब इनकी दिशा क्या होगी, होंगे जो एक ही दिशा, जिनकी दिशा क्या है, अब इसको हम क्या कर देते हैं, जिनकी दिशा क्या है, ये ध्यान में रखना है, इसकी दिशा, जो एक ही दिशा, दिशा किधर से किधर थी, दिशा थी अपनी आ, इधर से बिंदु P से किसकी दिशा में, ए डैश की दिशा में, दिशा P से ए डैश की ओर होगी, की ओर होंगे। तो अपने पास क्या था, हमारे पास क्या था, जो अपने पास यहाँ पे जो उनके घटक निकाले थे, एक तो E1 था, E1 का किस दिशा में है, इस दिशा में, और E2 इधर था, तो इसका घटक इस दिशा में, तो इसका परिणामी जो दिशा बनेगी वो किधर बनेगी, बिंदु यहाँ पे P था और P से ए डैश की तरफ। तो हमने यहाँ पे इसके क्षैतिज घटक निकाल लिए, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, और इसकी दिशा किधर आ गई, P से E की तरफ, इस दिशा में। अब हम बात करते हैं इसके लंबवत घटक। अब लंबवत घटकों में देखो कैसे निकालेंगे हम इसके लंबवत घटकों में, ये रहे अपने पास बिंदु E2 है, इसका लंबवत कहाँ पे होगा, इस दिशा में। तो इस दिशा में इसका लंबवत बनेगा इस पे घटक कितना आएगा, लंबवत दिशा में आ जाएगा E2 sin थीटा।
और इसका लंबवत होगा ये, क्योंकि इस वाले का ये लंबवत, तो इसका लंबवत घटक क्या बनेगा, ई वन साइन थीटा। तो एक बात ध्यान देना, यहाँ पे ऊपर की तरफ ई टू साइन थीटा और नीचे की तरफ ई वन साइन थीटा, दोनों एक जैसे हैं और क्या हैं, विपरीत दिशा में, एक तो ऊपर है और एक नीचे है। तो मैं इसको लिख देते हैं, इसका ये घटक कौन सा आ जाएगा, ई वन साइन थीटा। चित्र को थोड़ा सा अच्छे से बनाना है, गलती नहीं करना है, और पहले रफ में बनाएं, नोट्स वगैरह रफ में उतार लें, और फिर इसको अच्छे से करना है, ई टू साइन थीटा। अगर आप फेयर में भी उतार रहे हो तो पूरा सावधानी से उतारना है चित्र वगैरह को, पूरा अच्छे से। तो अपने पास दोनों घटक किधर आ गए, एक तो आ गया ई टू साइन थीटा, इसकी दिशा किधर होगी, ऊपर, और ई वन साइन थीटा नीचे, दोनों क्या है, विपरीत दिशा में। तो ये बात हम लिख लेते हैं। तो इसमें लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ऊर्ध्व घटक। ऊर्ध्व घटक कह दूं या मैं लंबवत घटक कह दूं, बात एक ही है। ऊर्ध्व घटक, क्षैतिज, ये लंबवत घटक। तो इसमें लिखो ई वन व ई टू के ऊर्ध्व घटक, ऊर्ध्व घटक ई वन साइन थीटा व ई टू साइन थीटा होंगे। अब इनकी क्या होगी, जो एक दूसरे के, जो क्या है, परस्पर एक दूसरे के परस्पर विपरीत हैं, विपरीत हैं, तथा परिमाण में क्या होंगे, ये देखना, परिमाण में समान है। अब परिमाण में समान कैसे हो गए, देखो, ई वन साइन थीटा, ई टू साइन थीटा, साइन थीटा इसमें बराबर, साइन थीटा इसमें बराबर, यहाँ पे ई वन मिला है, यहाँ पे ई टू मिला है। अब देखो यहाँ पे ई वन और ई टू हमने समीकरण 4 5 से बोला था, ये तीनों कैसे में, और ई वन देखो इस से होता है, और कितने डिजाइन कैसी है, समान है। तो यहाँ पे हम पहले ही देख चुके हैं कि ये दोनों परिमाण में क्या है, समान है। परिमाण में समान करने का मतलब क्या था, कि इन दोनों के परिमाण कैसे थे, ई वन और ई टू पहले से ही समान थे। वो समीकरण किससे देखा था, यहाँ पे हमने समीकरण 4 और 5 जो निकाले थे, यहाँ से देखो उनके मान कैसे आए थे, बराबर आए थे। तो यहाँ से हमने लिखा भी था, दोनों आवेशों के निरक्ष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं परिमाण में कैसी हैं, समान है। तो हम इसी वजह से हम इसको क्या लिख रहे हैं, इनके दिशा तो हमने पता कर लिया, और परिमाण में क्या है, समान है। क्यों, दिशा कैसे थी, एक तो ई टू तो ऊपर आ रही है, और ई वन किधर आ रही है, नीचे। तो आप इसको हल्का सा यहाँ पे भी लिखना चाहो तो यहाँ पे भी डायग्राम बना देना, और ऐसे बना देना, ऊपर तो आ जाएगा ई टू साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा ई वन साइन थीटा, और ई वन बराबर है ई टू के परिमाण में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ई वन और ई टू विपरीत दिशा में है और परिमाण में समान। हमने सदिश में क्या बताया था, 11th क्लास में बताया है कि जब दो सदिश परिमाण में समान और विपरीत दिशा में हो तो उनका परिणामी जीरो आता है। परिणामी जीरो मतलब वो विपरीत दिशा में है और एक दूसरे से बराबर हैं, तो क्या होगा, वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो इसमें लिख देंगे, अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो इनके ऊर्ध्व घटक मतलब लंब घटक, लंबवत घटक, लंबवत घटक, जो इनके, एक सेकेंड, इनके जो लंबवत घटक हैं वो क्या हैं, उनका प्रभाव निरस्त हो गया। लंबवत घटकों का प्रभाव क्या हो गया, निरस्त हो गया। और केवल कौन से घटक बचे, केवल कौन से घटक बचे, क्षैतिज घटक। क्यों, ऊर्ध्व घटकों का क्या हुआ, ऊर्ध्व घटक तो परिमाण समान थे, दिशा में कैसे निकले, विपरीत दिशा में निकले, इसलिए इन दोनों का घटक क्या हो गया, ये दोनों अपने आप में कैंसिल हो जाएंगे। काम कौन सा आएगा, केवल क्षैतिज घटक। अब यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, अतः
अतः परिणामी परिणामी तीव्रता परिणामी तीव्रता में केवल क्षैतिज केवल क्षैतिज घटकों का योगदान होगा। क्षैतिज घटकों का ही योगदान होगा। योगदान होगा। योगदान होगा मतलब परिणामी तीव्रता कैसे लिख देंगे अब? परिणामी तीव्रता परिणामी तीव्रता ई बराबर क्या आ जाएगा? क्षैतिज घटक कौन कौन से? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो यहाँ पे क्या है? क्षैतिज घटक क्या है अपने? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। इतना आ गया। इसकी दिशा बताना मेरे को किधर से थी? इसकी दिशा किधर थी? इसकी दिशा थी, दिशा भी साथ में लेते हैं, P से A डैश की तरफ। P से A डैश की तरफ मतलब किधर थी? P बिंदु अपना यहाँ पे था और A बिंदु यहाँ पे था, A डैश। तो इस दिशा में हमें क्या मिल रहे थे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिली थी इधर। बराबर है? ठीक है। चूंकि E1 परिमाण में किसके बराबर है? E2 के। ये कौन कहता है? समीकरण 4 और 5। ये क्या कहता है? समीकरण 4 और 5 कहता है ना। ये रहा 4 और 5 कहता है। ये दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। तो हमने क्या लिख दिया? E1 बराबर है E2 के। तो अपने पास क्या आ जाएगा देखो, मैं ऐसा लिख दूं, E को E1 के ही पदों में लिख देता हूँ। ये मान E1, ये भी E1 हो जाएगा। तो इसको दुगना E1 cos थीटा ऐसा लिख सकता हूँ क्या? तो यहाँ पे मेरे पास ये समीकरण मिल गया। कितना? समीकरण कौन सा है अपना? 5 हो गया ऊपर से। इसको 6 लिख देते हैं। समीकरण 6। तो यहाँ से हमें समीकरण कितना मिल गया? 6 मिल गया। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए? हमने यहाँ पे कहाँ तक पहुंच गए? हम यहाँ तक पहुंच गए। ये अपना परिणामी भी आ गया और दिशा किधर है? पी से ए डैश की तरफ। अब हमें यहाँ पे बताओ, E1 हमें पता है। कहाँ पे पता है? देखो, E1 हमने निकाला हुआ है, ये रहा। E1 हमारे पास ज्ञात है। अब हमें कौन सा और निकालना है? हमें केवल cos थीटा नहीं पता। cos थीटा नहीं पता। तो हम क्या करेंगे? एक त्रिभुज ले लेंगे। देखो ये वाला। हम क्या करते हैं? ये त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला। इसमें cos थीटा निकाल देते हैं क्योंकि इसमें थीटा आ रहा है। तो इसमें cos थीटा निकाल लेते हैं। तो अब लिखो, इसमें लिखो अब, चित्र से चित्र से त्रिभुज कौन सा ले लें? ए ओ पी में। देखो एओपी कैसा है? ये बिंदु ओ है और ये बिंदु ए है और ये पी है। ये कौन थीटा है? ये क्या था? D/2 था और ये क्या था? आर था। ये तो बराबर है, आर था। और ये क्या था? अपने कर्ण था। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? हम क्या निकाल रहे हैं? cos थीटा चाहिए हमें, तो cos थीटा निकालते हैं। cos थीटा क्या होता है? cos थीटा 10th क्लास में पढ़ा होगा, कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण बटे आधार होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ये होता है आधार बटे कर्ण। तो इसको हम लिख देते हैं आधार बटे कर्ण। तो अब इसमें बताओ मुझे, आधार कौन सा है? आधार हमेशा क्या होता है? थीटा के सामने तो होता है लंब। ये याद रख लेना, नहीं पता हो तो ध्यान में रखना। और इसके नीचे वाला जो बाकी बचा है वो कौन सा रहता है? आधार। और जो 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाला कर्ण होता है। तो ये 90 यहाँ पे है तो इसके सामने ये तो कर्ण हो गया, ये आधार। ये लंब और ये नीचे वाला आधार। तो अपने पास क्या मिल गया? D/2 और नीचे कर्ण क्या है? ये कर्ण कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा √r² प्लस D²/4 हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा? इसको साफ साफ लिख देता हूं मैं। ये हो जाएगा अपना R² प्लस में D² का D² बटे 4।
ये अपना क्या है, कर्ण। सही है, तो ये आ गया तुम्हारा। अब इसमें इसमें मान रख देते हैं कर्ण का, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। और ये भी किस में, रूट में, तो ये किसका आ गया, cos थीटा। इसको समीकरण क्या दे देते हैं, 7। अब 6 में इसका मान रख दें। देखो समीकरण 6 में मैं cos थीटा का मान रख देता हूँ, ये आ जाएगा। एक तो मैं cos थीटा का मान रख देता हूँ, और एक किसका रख देता हूँ, E1 का। E1 का कहाँ से रख देते हैं, E1 का मान रख देते हैं समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 से वह समीकरण 7 से। तो सात समीकरण 7 से पहले 4 ही आता है, तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 व समीकरण 7 से मान किस में रखना है, समीकरण 6 में रख देते हैं। मान समीकरण 6 में रखने पर, अब देखो रख देते हैं। तो सबसे पहले हम किसका मान रखेंगे, E1 का। E1 का मान क्या है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर बाई 4। तो ये ध्यान रखेगा, तो ये भी रख देते हैं हम। चलो, तो हम रख देते हैं इसमें। अपने पास क्या चल रहा है, ई चल रहा है, तो इसमें रखना है। तो अपने पास आ गया ई बराबर, क्या जाएगा, ई बराबर 2। E1 का मान कितना है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर बाई 4, तो यहां से आ गया, इंटू cos थीटा का मान D/2 अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर बाई 4। इतना आ गया। अब यहाँ से इसको बस अपना काम क्या है, इसको हल करने का रह गया है। अपने पास लगभग आधा काम हो गया, आधा नहीं पूरा 90% काम हो गया। अब देखो, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो के क्यू डी बचेगा यहाँ से। तो मैंने लिख दिया के क्यू डी। नीचे क्या बचेगा, देखो इसकी घात तो कितनी है, आर स्क्वायर की 1 है, और इसकी घात कितनी है, इसकी घात रूट में होता है, उसको क्या बोलते हैं, 1/2। तो एक घात तो यहाँ पे है 1 प्लस, और 1/2 घात कहाँ है, यहाँ पे है 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। तो इसको क्या लिख दे सकता हूं मैं, आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर बाई 4 की घात कितनी है, 3/2। और ये रफ में करके देखना, किया क्या है मैंने, एक तरफ तो आर स्क्वायर डी बाई 4 की घात कितनी है, 1 है। इसमें कितनी है, एक घात है, और इसकी घात कितनी है, इसकी घात है 1/2। जब घातों का संख्याओं का गुना हो, तो उसमें घात समान आधार है, तो उसमें संख्याएं की जो घात है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/2, तो 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2 घात। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और 2 से 2 पहले ही काट दिया, तो ये क्या बच गया, के क्यू डी हो गया। तो हमने यहाँ तक पहुंच गए। अब देखो, चूंकि हमें क्या पढ़ के आए हैं, चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने पढ़ा था, P बराबर क्या होता है, क्यू डी। आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी क्या होता है, क्यू डी। और ये पहले वाले डेरिवेशन में भी काम में लिया था। तो इसका मान रख देते हैं, तो अपने पास ई क्या मिल गया, के पी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर बाई 4 की घात कितनी मिल गई, 3/2। अब हमें ये पता है कि चूंकि आर जो दूरी, डी जो दूरी है, डी दूरी है वो किसके बहुत छोटी है, आर से छोटी है। तो अपने पास जो डी स्क्वायर होगा, डी स्क्वायर बाई 4 होगा, वो किससे छोटा होगा, आर स्क्वायर से। तो अतः डी स्क्वायर बाई 4 को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। नगण्य मानने पर क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। मतलब यहां से ये पद हट जाएगा, बहुत अत्यल्प आता है। मतलब एक तो दूरी बहुत छोटी, और उसका भी स्क्वायर करते हैं तो वो दूरी बहुत छोटी हो जाएगी। तो ये लगभग 0.0000 ऐसे आती है। तो इसको हम बिल्कुल अपनी कैलकुलेशन अगर अच्छे से करना है, कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं आए, तो हम क्या करते हैं, इसको छोड़ सकते हैं।
तो मान लो ये यहाँ से हट गया, छोड़ दिया, तो क्या बचा, आर स्क्वायर की घात कितनी बची, आर स्क्वायर की घात बची 3/2। तो अब ये लिख लेते हैं। तो यहाँ से अपन को बच गया के पी अपॉन में आर स्क्वायर की घात कितनी बची, 3/2। इसको और हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, के पी अपॉन में आर क्यू ई। देखो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर है पहले से, और इसकी घात क्या है, 3/2। तो घात के ऊपर जब घात होती है ऐसे, तो क्या होता है, घातों का गुना हो जाता है, स्क्वायर पहले से और 3/2, तो 2 से 2 कट के कितनी घात रह जाएगी, आर की 3 घात रह जाएगी। तो ये मिल गया हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहाँ पे, निरक्ष पे। कहाँ पे मिली है, निरक्ष पे। कहाँ पे मिली है ये, हमें ये मिली है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे, निरक्ष पे। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसकी दिशा किधर आई है, इसकी दिशा, दिशा किधर आई है, देखो दिशा हमने पहले ही बता दिया था। और ये इंपॉर्टेंट है, दिशा को भी ध्यान में साथ में लेके चलना है। देखो ऊपर वाले घटक तो कैंसिल हो गए थे, तो इनका काम तो खत्म हो गया। इसकी दिशा तो थी, इससे इधर आ गई, इससे इधर आ गई, तो दोनों घटकों की दिशा किधर है, इधर है, -x दिशा में। या तो मैं कह दूं P से किधर है, A डैश की तरफ, P से A डैश की तरफ। अब ये बात देखो, अपने पास विद्युत द्विध्रुव P, P की दिशा किधर होती है, -q से +q, +q की तरफ। तो -q से +q मतलब इधर होगी, और इसकी दिशा इधर, तो दोनों आपस में क्या है, विपरीत है। यानी कि विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों आपस में कैसी आई हैं, विपरीत दिशा में आई हैं। और विपरीत दिशा में जब आती हैं तो हम उस सदिश को कैसे ऋणात्मक चिन्ह से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिख लो, दिशा, दिशा किधर आई है, बिंदु P से A डैश की ओर, किधर दिशा में, P डैश से A डैश की ओर है। और जो द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P वेक्टर से विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, क्या है, विपरीत दिशा में है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दिशा के साथ अगर मैं वेक्टर लगा के लिखता हूं तो ई निरक्ष बराबर -kp अपॉन में आर क्यू। माइनस में क्यों आया, क्योंकि ये पी वेक्टर के विपरीत दिशा में है। अब क्या करूंगा, मैं पी पे भी क्या लगा दूंगा, वेक्टर लगा दूंगा। इस पे मैं क्या करूंगा, पी पे भी क्या लगा दूंगा, वेक्टर, ऐसे। क्योंकि मैंने अब इसकी दिशा भी काम में ली है, और मैंने इसको बताया है कि ये पी की दिशा के क्या है, विपरीत है। तो यहां से हमने ई निरक्ष निकाल लिया, और ई निरक्ष कितना आया है, केपी अपॉन आर क्यू। परिमाण कितना आया है, केपी अपॉन आर क्यू, और इसकी दिशा क्या है, पी वेक्टर के विपरीत दिशा में, ये इधर है और वो इधर है। पहले वाले केस में जिधर पी था उधर ही क्या आई थी, दिशा पर। कंडीशन ध्यान में रखना, हाँ, जिधर पी था पहले उधर ही क्या आई थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन लंबवत केस में क्या आती है, इसकी दिशा किधर आती है, विपरीत, पी वेक्टर के विपरीत दिशा में। और ये पॉइंट हमने लिख भी लिया है, ये याद भी रखना है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आई है, पी से ए डैश की ओर है, जो कि विद्युत द्विध्रुव के विपरीत दिशा में है। तो आप, हो सकता है आप जब डेरिवेशन करो तो ये पॉइंट अलग से मान लो, क्योंकि याद नहीं रहता हमें इधर क्या क्या पॉइंट माने थे, अपने मन से मानना है। पर भूलना नहीं है, जो पॉइंट मानो वही लिखना है। अगर तुमने पी की जगह क्यू माना है तो क्यू से इधर आई है, वो अपने हिसाब से ही लिखना है। ये हमने जैसे माना है वैसे ही लिखा है। तो अपने पास ये फाइनल इसका रिजल्ट आ गया। अगर हम इसकी कंपेयर करें ई अक्ष से, कि ई अक्ष पे कितनी आया था, ई अक्ष पे आया था 2kp अपॉन में आर क्यू आया था। तो इसका मतलब क्या है, जो अक्ष पे तीव्रता है वो निरक्ष से दुगनी है। इसका मतलब अक्ष पे कितनी थी, अक्ष पे थी अपनी 2kp, लास्ट वाला डेरिवेशन देखना, उस पे कितनी थी, दुगनी थी इससे। तो इसका मतलब निरक्ष पे तो आधी आती है और अक्ष पे दुगनी आती है। तो ये लाइन हम लिख लेते हैं। पहले ये लिखते हैं,
इसको समीकरण दे देते हैं कौन सा, समीकरण 7 हो गया, पहले 8 दे देते हैं। तो इसको लिखते हैं 8, समीकरण 8, समीकरण 8 किसी द्विध्रुव के किसी द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर स्थित बिंदु पर तीव्रता को व्यक्त करता है। तीव्रता कौन सी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता को व्यक्त करता है। ये हो गया। अब इसमें और लिखते हैं समीकरण 8 से स्पष्ट है कि 8 से स्पष्ट है कि निरक्ष बिंदु पर तीव्रता, निरक्ष निरक्ष कह दूं या लंबवत बिंदु कह दूं, निरक्ष बिंदु पर तीव्रता किसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये ध्यान रखना कि तीव्रता अक्ष पर स्थित बिंदु की तीव्रता के दोगुनी प्राप्त होती है, दोगुनी नहीं आधी प्राप्त होती है। तीव्रता अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आधी प्राप्त होती है। तीव्रता से परिमाण में, ऐसे लिखो, दिशा छोड़ देते हैं, तीव्रता से परिमाण में, परिमाण में आधी प्राप्त होती है, आधी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे कितनी प्राप्त हुई है, तीव्रता कितनी प्राप्त हुई है, आधी। क्यों, अपने पास ई अक्ष कितना आया था, ई अक्ष आया था अपने पास 2 kp अपॉन आर क्यू, और ई निरक्ष कितना आया है, ई निरक्ष आया है अपने पास kp अपॉन आर क्यू। तो ये अपने पास कितने रिजल्ट आ गए, ई अक्ष तो इतना आया है आधा, और के अक्ष कितना है, दुगना। तो मैं इस वाले समीकरण में kp अपॉन आर क्यू की जगह ये लिख दूं, kp अपॉन आर क्यू की जगह ई निरक्ष यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अतः जो ई अक्ष होगा वो कितना है, 2 गुना ई निरक्ष के। ऐसा सही लिखा है कि मैंने देखना है एक बार, ऐसा सही लिखा है कि नहीं। देखो मैंने क्या किया, जो अपने पास ई अक्ष वाला मान था उसमें kp अपन आर क्यू था, इस मान की जगह मैंने क्या कर दिया, इसका ये मान लिख दिया, तो 2 गुना ई निरक्ष। तो अपने पास ये कैसा मान आ गया, अक्ष पे तीव्रता इसके कितनी होती है, दोगुनी होती है। अक्ष और निरक्ष में ज्यादा किसकी है, ज्यादा है किसकी, अक्ष पे, अक्ष पे तीव्रता ज्यादा है और ई निरक्ष पे तीव्रता कम है। तो ये भी एक लाइन से लिख लेना, ई अक्ष ग्रेटर देन है ई निरक्ष परिमाण में, ये भी बात है, ये भी क्या है, इसके निष्कर्ष हैं। तो हमें याद रखना है कहां तक, यहां तक, ये सारे पॉइंट्स हमें लिखने हैं। और डेरिवेशन अगर हमें आता है तो हम इसको यहां तक लिख के आ सकते हैं, और अगर ज्यादा टाइम बचता है अपने पास तो हम ये भी बात लिख सकते हैं कि निरक्ष पे आधी मिलती है किसकी तुलना में, छिपे बिंदु की तुलना में। तो अपने पास ये निष्कर्ष भी आ गया। इसी के साथ अपना चैप्टर का ये मेन बड़ा डेरिवेशन था। दोनों डेरिवेशन बड़े थे, एक तो अक्ष वाले और एक निरक्ष वाले, ये दोनों कंप्लीट हो गए हैं। इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से, रफ में 1-2 बार बिना देखे करके देखना, और वीडियो को बार बार देख लेना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो पे थोड़ा ध्यान रखना, और अगर जल्दी रिवीजन करना है तो वीडियो की स्पीड बढ़ा लेना। उसमें ऑप्शन है 1.25 स्पीड है, 1.5 स्पीड है, ऐसे करके उसमें स्पीड के भी बटन दिए हुए हैं। तो इसको अच्छे से देखिए, रिवीजन करिए,
और जल्दी से कोर्स कवर करके अपना मेन टारगेट है याद रख के उसको जल्दी से कंठस्थ करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा टाइम लेना है। आप जितना जल्दी कवर करोगे कोर्स उतना ही रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं कल।